हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत कर रहा हूं। और आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि बिहार बोर्ड में 10th का रिजल्ट आ चुका है। तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा आया या औसत रहा या इससे कम रहा, इस बात से घबराना नहीं है, कभी परेशान नहीं होना रहता है। तो आप लोग को इससे घबराना नहीं है। मैं एक दिन आप लोगों को रेस्ट करने का मौका दिया, उसके बाद आज मैं रिजल्ट के बारे में कुछ बोल रहा हूँ कि वीडियो लेक्चर 8 में नहीं कुछ बोला, 9 में इसलिए बोल रहा हूँ कि रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट मान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, किसी बच्चे को कोई टॉप किया, तो टॉप किया ना, तो सबसे पहली बात यह है कि मान लीजिए जो बच्चे 481 ला के टॉप किए हैं तो वो टॉपर है, सारे लोग जान लिए, हम आप सारा दुनिया जान रहा है कि 2020 में 481 मार्क लाके वो टॉप किए हैं, तो उनको सारे कोई जान गए। तो क्या उनका जिम्मेवारी यहीं समाप्त हो गया? बताइए, आप लोग अपने दिल से पूछिए। नहीं, ये उनका पहला पड़ाव है। यहाँ पर उनका बस पहला पड़ाव है जिसको उन्होंने क्रॉस किया है। हाँ, कह सकते हैं बहुत अच्छा मार्क लाएं, ये नहीं अपने लोग काट सकते हैं कि अच्छा मार्क नहीं है, बहुत ही अच्छा मार्क है। लेकिन क्या ये मार्क से उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उनको आईआईटी में दाखिला हो जाएगा, या वो डॉक्टर बन जाएंगे, उनका जो भी एक्सट्रीम होगा? अगर वो कॉमर्स लेंगे तो क्या वो सीए कर पाएंगे इस मार्क से बेसिस से? नहीं। तो फिर आपका ये क्वेश्चन होगा तभी इस मार्क का कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, ये एक टॉनिक का काम करता है, एक बूस्टर का काम करता है। ये मार्क इतना है तो ये मार्क लोगों के बीच में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कि ये लड़के टॉप किए हैं, इनको इतना अच्छा मार्क है। मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए कि किसी एक बच्चे के लिए ये मैसेज नहीं है, सब के लिए है। कोई भी बच्चा जो टॉप करे, हर किसी के लिए ये मैसेज है। इस मैसेज को दिमाग में हमेशा सेट रखो। जब कभी फ्रस्ट्रेशन फील करना, जब कभी डिमोरलाइज हो जाना, तो ये वीडियो को ज़रूर देखना। मैं ये बताना चाहता हूँ तुमसे केवल, क्या ये मार्क ला के आईआईटी में दाखिला हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्या ये मार्क ला के वो किसी मेडिकल कॉलेज में चल जाएंगे, सीएसीपीटी क्वालिफाई कर लेंगे? क्या वो यूपीएससी में क्वालिफाई कर लेंगे ये मार्क से? तो नहीं। तो आपका जवाब होगा ये मार्क नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए, ये मार्क एक बेस है उनको हौसला के अफजाई के लिए। तो बोलेंगे जिस बच्चे को कम आया तो उसको हतोत्साहित नहीं होना है, उसको उदास नहीं होना है, उसको बैठना नहीं है। दोस्त, तुम्हारा वक्त अभी कमज़ोर है, लेकिन तू कमज़ोर नहीं है। तुम फिर से मेहनत करो, एक अच्छा मेहनत करके सबको मुंह तोड़ जवाब दो अपने रिजल्ट से। किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी को जवाब अपने शब्दों से नहीं देना है, अपने काम से देना है। फिर से एक बार मेहनत करके 11-12 में आप कोई भी विषय रखो, आप साइंस रखो, कॉमर्स रखो, आर्ट रखो, इससे मेरी कोई आपसे मतभेद नहीं है। कोई इस विषय पर मेरा कोई किसी विषय के प्रति कोई खराब सोच नहीं है, आप कुछ भी रखो। लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि मेरा जो अगला पड़ाव है 11-12, जहाँ पे मैं यहाँ पे आज मैं 10th में अगर कम मार्क है या कोई बच्चे का उससे भी बहुत पुअर मार्क है या एवरेज है, तो बच्चे को उदास नहीं होनी चाहिए। आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, इसको सुनहरा अवसर सोच के ये सोच लो कि अब इस मार्क को कितना अच्छा में हम बदल सकते हैं। ये अवसर भगवान हमको दिए हैं और हमको एक भगवान सीख दिए हैं कि तुमने जो 10th में गलती किया, उस बोर्ड एग्जाम की गलती को फिर 12 के बोर्ड में गलती नहीं करना। उस बोर्ड एग्जाम के गलती को तुम दोबारा रिपीट नहीं करना। इसको जितना अच्छा हो अच्छा करो। हम लोग गलती से ही सीख पाते हैं, गलती से ही सीख पाते हैं, इसलिए थोड़ा भी घबराना नहीं है। आपको कम मार्क आया इससे नहीं घबराना है, बहुत अच्छा आया तो बहुत खुशी की बात है, उसको मेंटेन करके रखिए। अब ये टॉपर के पास ये समस्या रहेगा कि अगर ये यहाँ से मेहनत नहीं करे, अगर थोड़ा भी ढिलाई कर दे, और सपोज करिए कि 12 में ये लड़का अच्छा मार्क नहीं ला पाया, मैं पहले बोल रहा हूँ ये ऐसा, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, सब बता नहीं रहा हूँ, एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। सोचिए कि अगर ये लड़का अच्छा मार्क नहीं ला पाया
इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ कि अगर कोई भी बच्चा लड़का या लड़की टॉप करे, उस मार्क पर पहुँचे जहाँ पर उनको टॉप का डिग्री मिला है, क्या पूरे स्टेट टॉपर हैं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, आपका स्टेट में रैंक है, आपका इंडिया में रैंक है, किसी कोई CBSE में टॉप करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 चले जाते हैं, तो उनके बाद उनको और बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि दुनिया वाले उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उनका नज़रिया बदल जाता है। हमारा आपका सबका ऐसी दुनिया की रीति है, हम और आप सब उसको अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि अब इसका ये जो मार्क है इससे ये कुछ भी कर सकता है, और उसके गार्जियन जो होते हैं, मम्मी पापा शिक्षक सब उससे ज़्यादा आस लगा बैठते हैं, और उस समय अगर बच्चे उस आस को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर वहाँ से उनमें फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। तो ये जो मार्क है ना, ये मार्क जो लाए हैं उनको अब फिर से ज़्यादा मेहनत करना है कि इससे ज़्यादा करे या इसके बराबर करे, इसके बराबर मेंटेन करके रखे। ये उनकी पहली प्राथमिक चुनौती होगी, और इस चुनौती को वो किसी के सामने बोले चाहे ना बोले, उनको अंदर ही अंदर स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नहीं स्वीकार करेंगे ये हो नहीं सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया पे उनकी नज़र चल चुकी है, पूरी दुनिया उनको देख रही है अब। तो उन्हें इस मार्क को बनाना जरूरी हो गया, और जो औसत बच्चे हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। जो ठीक ठाक मार्क है उन पे बहुत बच्चे का ध्यान नहीं गया, बहुत गार्जियन का ध्यान नहीं गया, उनका रिजल्ट सीमित रहा। तो अब उनके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि सबके सामने में हम कैसे आएँ, मैं अपने मार्क को कैसे इम्प्रूव कर लूँ। इसके लिए वो एक बार फिर से कमर कस ले, एक बार मिजाज बना ले, अपने दिल को खुश रख के कि मैं अब की बार जो आएगी 12 के एग्ज़ाम, 10th का अगला पड़ाव जो 12 होगा, उस पड़ाव में मैं इस कमी को दूर कर दूं, और फिर जो सब लोग आपके बारे में अभी भला बुरा कुछ बोल रहे होंगे वो सारी बात मिट जाएगी। तो इसीलिए एक बार दिल लगा के जोर से एकदम दमखम के साथ पढ़ाई करो, बिना इधर उधर गवाए हुए, बिना व्यर्थ के बातों को सोचे हुए। जो गुजर गया वो गुजर गया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये 10th 12 ग्रेजुएशन IIT वगैरह वगैरह ये सब डिग्री है। ये सब डिग्री आने पर फिर भी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है दोस्त, ये दुनिया में कोई पूछ नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले, और नॉलेज के बाद ये सब डिग्री की प्रायोरिटी है। इसीलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि थोड़ा भी घबराना नहीं है। कम मार्क आया, उदास नहीं होना है, एवरेज है फिर भी उदास नहीं होना है। एक नया सिरे से तैयारी करो, एक नए कंसेप्ट के साथ तैयारी करो, एक नया जोश लेके तैयारी करो कि तुम्हारा अगला जो उद्देश्य हो उसको तुम पूरा करो, और अपने माता पिता, अपने गुरुजन सभी के नामों को आगे बढ़ाओ, उनके नाम को रोशन करो। तो मैं आप सभी जितने भी 10th पास आउट बच्चे हैं उन सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं अपने तरफ से, और जिस किसी भी विषय को वो ऑप्ट करेंगे, जिस किसी विषय को चुनेंगे, उनमें उनके उज्जवल भविष्य का मैं शुभकामना देता हूं। और हर बच्चे, मेरा ये उद्देश्य रहता है कि हर बच्चा एक बार 11-12 साइंस से ज़रूर कर ले, इससे उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, बस मैं यही बोल रहा हूँ। लेकिन वो कोई भी विषय लेंगे उनमें उनका उज्जवल भविष्य हो, भगवान उन्हें उज्जवल भविष्य दे, उज्जवल किरण दे, जहाँ से वो अपने देश का, अपने भविष्य का, अपने परिवार का, अपने शिक्षकों का, सभी के नाम को रोशन कर सके। मैं यही चाहता हूँ सब बच्चों के लिए कि सब आप बहुत बड़े पोस्ट पे जाएं, बहुत बड़ा आदमी बने, कि जब कभी मेरी आपकी मुलाकात हो तो आप कभी गर्व से कहें कि मैं सर के यहाँ पढ़ा हूँ। इसी बात से मैं खुश हो जाता हूँ। तो आप लोग फिर से एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए। पीछे क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे 11 का, चलिए एक बार डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो हम लोग एक बार नए उत्साह से आज के लेक्चर में मिल रहे हैं। पीछे क्लास में हम लोग आइसोटॉपिक मास पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल दिए थे बनाने के लिए। आज मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, सीखिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी नए दोस्त हैं 11 में सबको बोलिए एक नए उत्साह के साथ चैनल के साथ जुड़ जाएं, कि रोज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उन्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपना वीडियो रोज़ जो है वो 10 बजे आपके पास पहुंच जाता होगा। 10 से 11 11 का टाइमिंग रखे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। जब हम लोग ऑफलाइन में मिलेंगे तो क्लास में जैसे मिलेंगे वैसे, फिलहाल अभी हम लोग यूट्यूब पर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। चलिए हमसे जुड़ जाइए, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। गिवन दैट एबंडेंस ऑफ आइसोटॉपर
Fe54, Fe56 and Fe57 are 5%, 90% and 5% respectively. The average atomic mass of Fe is. ध्यान दीजिए, given that abundance of isotope Fe54, Fe56 and Fe57 are 5%, 90%, 5%, यानी एक एलिमेंट Fe है, Fe बोलते हैं आयरन को, और इसका 3 एबंडेंस है, Fe56, Fe54, Fe56 और Fe57 मास नंबर है, जिसका एबंडेंस कितना कितना है 5%, 90%, 5%। 5% है मतलब क्या, परसेंटेज कितना में, 100 में, यानी 100 में 5 एलिमेंट ऐसा है जिसका मास नंबर कितना है 54, 5 एलिमेंट, ठीक है। वन सेकेंड ध्यान दीजिए, 5% है यानी 100 में 5, 100 में 90% है, यानी 90% है मतलब 100 में 90 है, तो 100 में 90 है तो 90 कौन एलिमेंट है 56 वाला, ठीक। और 100 में 5 एलिमेंट कैसा है 57 वाला, ठीक। हमसे बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास Fe का निकालना, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe, तो बोलेंगे टोटल मास ऑफ ऑल Fe एटम, टोटल मास ऑफ ऑल Fe एटम, ऑल Fe एटम का टोटल मास। तो Fe54 का टोटल एटम कितना है 5, तो इसका मास हो जाएगा 5 × 54। फिर से देख लें, Fe जिसका मास नंबर 54 है उसके एटम का संख्या कितना है 5, तो 5 × 54। Fe जिसका मास नंबर 56 है उसके एटम का संख्या कितना है 90, तो 90 × 56। Fe जिसका मास नंबर 57 है उसके एटम का संख्या कितना है 5, तो 5 × 57 बाय टोटल एटम कितना, तो 5 + 90 + 5। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, करिएगा तो ये हो जाएगा 270, 5 × 54, 90 × 56 हो जाएगा 5040, 5 × 57 हो जाएगा 285 बाय 100। इस सब को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe, तो अगर इस सब को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5595 बाय 100, इसको डिवाइड करोगे तो 55.95 हो जाएगा, यानी एवरेज एटॉमिक मास आयरन का कितना हो गया 55.95। चलिए करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हुआ। इस तरीका से एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जब भी एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन मिलेगा तो करना कुछ नहीं रहता, प्रत्येक एटम के एटॉमिक मास को उसके संख्या से गुना करेंगे, फिर सारे को जोड़ देंगे, सारे को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे। जब कभी एवरेज एटॉमिक मास किसी का नहीं ले, तो मैंने बोला था एवरेज एटॉमिक मास को ही आइसोटॉपिक मास बोलते हैं या आइसोटॉपिक एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर है, निकालने का प्रोसेस वही होगा, प्रत्येक एटम के मास को अपने एटम से संख्या से गुना कर देंगे, सारे को जोड़ देंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आइसोटॉपिक मास समाप्त हो गया। तो आइसोटॉप का कंसेप्ट क्लियर। आइसोटॉप के बाद अगला होता है आइसोबार। आइसोटॉप में ही आता है आइसोटॉपिक एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास या आइसोटॉपिक मास। अब हम लोग दूसरा टर्म देख रहे हैं आइसोबार, हिंदी में कहते हैं समभारिक। जिस तरह आइसोटॉप्स को कहते हैं समस्थानिक, उसी तरह आइसोबार को कहते हैं समभारिक। किसको कहता है तो सुनिए ध्यान से, स्पेसीज हैविंग, ध्यान देकर सीखिएगा, स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर are called isobar. Species having same mass number but different atomic number are called isobar. For example, ध्यान दीजिए, 18Ar40 and 20Ca40 are isobar of each other. यानी ध्यान दीजिए, आइसोबार किसको बोल रहा हूँ, स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। ऐसे स्पेसीज जिसका मास नंबर समान हो
लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो देखिए दोनों का मास नंबर समान है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। यानी मास नंबर तो समान है परंतु एटॉमिक नंबर भिन्न है। तो वो कोई भी स्पेसीज जिनका मास नंबर समान हो और एटॉमिक नंबर भिन्न हो उसको आइसोबार कहते हैं। यानी 18 AR 40 और 20 CA 40 एक दूसरे का आइसोबार है। अनदर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, 6C14 एंड 7N14 आर आइसोबार ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे का क्या है? आइसोबार। ETC लिख दिया हूँ। आइसोबार का शर्त क्या? तो स्पेसीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे स्पेसीज जिसका मास नंबर समान हो परंतु एटॉमिक नंबर भिन्न हो उसको आइसोबार कहते हैं। तो देखिए यहाँ भी 6C14 और 7N14 में यहाँ पर देखिए दोनों का मास नंबर समान है 14। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 है कार्बन का और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो हेयर एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 while एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो वी सी दैट कि एटॉमिक नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट आर डिफरेंट बट मास नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट आर सेम। तो वी कैन से दैट C614 एंड 7N14 आर कॉल्ड आइसोबार ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे का क्या है? आइसोबार। क्योंकि आइसोबार का परिभाषा क्या है? वो कोई भी स्पेसीज जिसका मास नंबर समान हो परंतु एटॉमिक नंबर भिन्न हो उसको क्या कहते हैं? आइसोबार। और इसका उल्टा होता है आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या? तो ऐसे स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप। ऐसे स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर समान हो परंतु मास नंबर भिन्न हो उसको क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। तो ये आइसोबार हैं और वो आइसोटॉप्स हैं। जहाँ पे एटॉमिक नंबर समान हो मास नंबर भिन्न हो उसको आइसोटॉप्स कहते हैं, और जहाँ पे मास नंबर समान हो एटॉमिक नंबर भिन्न हो उसको आइसोबार कहते हैं। एकदम ध्यान से समझे, सीखे। अभी बेसिक स्टेप सब हम लोग साइंस के लिए सीख रहे हैं, केमिस्ट्री सीखने के लिए। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ। आइसोबार। इसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोटोन्स। ध्यान दीजिए, आइसोटोन्स क्या? स्पेसीज हैविंग इक्वल या ब्रैकेट में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ऐसे स्पेसीज जिनके पास न्यूट्रॉन का संख्या समान हो उनको क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ऐसे स्पेसीज जिनके पास न्यूट्रॉन का संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, 1H3 एंड 2He4 आर आइसोटोन्स। 1H3 एंड 2He4 आर आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स का शर्त क्या है? कि स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी ऐसा स्पेसीज जिसके पास न्यूट्रॉन का संख्या बाबू क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो। तो वो कोई भी स्पेसीज जिसके पास न्यूट्रॉन का संख्या समान होगा उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। और न्यूट्रॉन फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सीधा ध्यान रखो, n बराबर A-P बताए हैं। n न्यूट्रॉन है, A मास नंबर है, P प्रोटॉन है। ये सब पहले एटॉमिक नंबर मास नंबर में बताए हैं, तो जो पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। n न्यूट्रॉन, A मास नंबर, P प्रोटॉन। तो यहाँ का मास नंबर कितना है? 3 माइनस प्रोटॉन कितना है? 1, यानी एटॉमिक नंबर 1 है, तो n बराबर 2 हो गया। यानी 1H3 में न्यूट्रॉन कितना है? 3। 2He4 में तो वही बोलेंगे n बराबर A-P। तो n बराबर बाबू A कितना है? 4 माइनस P कितना है? 2। तो n बराबर कितना हुआ? 2। यानी दोनों में न्यूट्रॉन का संख्या समान है तो बोलेंगे न्यूट्रॉन समान है, इसीलिए 1H3 और 2He4 एक दूसरे का क्या है? आइसोटोन। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिए, C614 एंड 8O16। जरा ध्यान से देख ले, हमें देखना है न्यूट्रॉन, बोलेंगे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ये आइसोटोन्स हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, C614 एंड 8O16 कैसे? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? n बराबर A-P। तो छोटू n बराबर A कितना है? 14 माइनस P कितना है? 6। तो n बराबर कितना हो गया? 8। यहाँ देखिए n बराबर A-P। तो n बराबर बाबू A कितना है? 16 माइनस 8। तो n बराबर कितना हुआ? 8।
यहाँ न्यूट्रॉन 8, यहाँ भी न्यूट्रॉन 8। यहाँ डिफिनीशन क्या दी है, स्पेसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ऐसे स्पेसीज जिसके पास न्यूट्रॉन का संख्या समान हो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। ध्यान दीजिए, वन मोर एग्जाम्पल, 7n15 and 8o16 are called आइसोटोन्स। ये आइसोटोन्स है। तो सीधा ध्यान रखिए कि n बराबर a माइनस पी। तो n बराबर छोटू a कितना है यहाँ पे 15, a मास नंबर हुआ, और प्रोटॉन कितना है 7, तो n बराबर 8 हुआ यहाँ पे 7n15 में। 8o16 में वही n बराबर a माइनस पी, तो n बराबर a कितना है 16 माइनस पी कितना है 8, तो n बराबर 8। देखिए न्यूट्रॉन बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिए। द ट्राइड ऑफ न्यूक्ली दैट इज आइसोटोन, बोलता है द ट्राइड ऑफ न्यूक्ली दैट इज आइसोटोन। न्यूक्ली न्यूक्लियस का प्लूरल है, न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्ली। ट्राइड मतलब 3, यानी 3 न्यूक्लियस का सेट रखा है और वो बोलता है कौन, आइसोटोन है, आइसोटोन। तो आइसोटोन मतलब क्या, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये दिमाग में सेट करो कि न्यूट्रॉन किसके पास सेम है, तो दिमाग में सेट रखो न्यूट्रॉन। तो n बराबर a माइनस पी, तो a कितना है 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 डायरेक्ट कर दो 8। यहाँ देखो n बराबर a माइनस पी 15 माइनस 7, n बराबर 8। यहाँ भी n बराबर 17 माइनस 9, तो n बराबर कितना 8। तो देखो तीनों में न्यूट्रॉन बराबर है, न्यूट्रॉन बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, आइसोटोन। तो यही आइसोटोन मिल गया, यानी करेक्ट आंसर हुआ ए। बी सी डी को चेक कर लेते हैं, ये गलत होगा, देखिए कहीं ना कहीं। तो n बराबर a माइनस पी, तो a कितना है 12 माइनस 6, तो n बराबर हुआ 6। n बराबर a माइनस पी 14 माइनस 7, तो n बराबर कितना हुआ 7। n बराबर कितना 19 माइनस 9, तो n बराबर कितना हुआ 10। तो देखिए यहाँ न्यूट्रॉन 6, यहाँ 7, यहाँ 10, क्या तीनों में समान है, तो नहीं, गलत हो गया। जब ये न्यूट्रॉन बराबर नहीं होगा तो आइसोटोन नहीं होगा। न्यूट्रॉन बराबर होना चाहिए आइसोटोन के लिए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, डिफरेंट है, गलत हो गया। यहाँ देख ले n बराबर 14 माइनस 6, n बराबर 8। यहाँ देख ले 14 माइनस 7, n बराबर 7। यहाँ देख ले n बराबर 17 माइनस 9, ये कितना हो गया 8। देखिए न्यूट्रॉन डिफरेंट हो गया, यानी ये भी आइसोटोन नहीं है। ये दोनों में सेम था लेकिन यहाँ तो डिफरेंट हो गया ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, n बराबर 14 माइनस 6, n बराबर 8, n बराबर 14 माइनस 7, n बराबर 7, n बराबर 19 माइनस 9, n बराबर कितना हो गया 10। देख लीजिए डिफरेंट है, तो डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी आइसोटोन नहीं है, तो ये भी कट गया। तो हम दिमाग में सेट रखना है कि जब भी आइसोटोन बोलेगा, ऐसा स्पेसीज जिनके पास न्यूट्रॉन का संख्या समान हो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन। और ऐसे स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर समान हो, मास नंबर भिन्न हो, आइसोटोप। और ऐसे स्पेसीज जिनका मास नंबर समान हो, एटॉमिक नंबर भिन्न हो, वो क्या हो गया, आइसोबार। आइसोटोपिक मास क्या, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगला टर्म हम लोग सीखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद सीखेंगे आइसोडाइफर। आइसोडाइफर बाद सीखेंगे आइसोस्टर। आइसोस्टर सीखने के बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या पढ़ा चुके हैं, मास नंबर सब कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी दिया हुआ कंपाउंड का, वो पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा एक आध दिन का क्लास बेसिक कुछ पढ़ा के चैप्टर पर जाएंगे, मूल कंसेप्ट पर। ठीक, तो जल्दी ही हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। प्लीज़ वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोग अगर लगातार जुड़ना शुरू कर देंगे ज़्यादा दोस्त चैनल के साथ, तो फिर वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तब 35 मिनट 40 मिनट का वीडियो डालूंगा, जैसे 1200 का डालता हूँ लंबा लंबा। तो आप लोग का भी लंबा लंबा आ जाएगा, इसके लिए थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। बस पहले चैनल के साथ जुड़े, खूब मन से जुड़े, खुश रहें, क्वेश्चन का जवाब दे बनाएं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।